और यह क्वेश्चन आपका आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में एआरओ लखनऊ के 2016 के एनएक एग्जाम में आया था और इसमें पूछा क्या गया था कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। और जिसके चार ऑप्शन क्या थे, पहला हमारा स्पर्मोलॉजी, दूसरा हमारा एंथोलॉजी और तीसरा हमारा पीटोलॉजी और चौथा क्या है, पोमोलॉजी। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? वह पोमोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है और यह क्वेश्चन आपका आया था एआरओ दानापुर के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसमें पूछ रहा है कि मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा होता है। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा कैरिनी बैक्टीरियम, दूसरा हमारा एसेरिसिया कोलाई और तीसरा क्या वाइब्रियो कॉलोरी और चौथा क्या हमारा बैसिलस एंथ्रेसिस। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा होता है? कौन सा जीवाणु पाया जाता है? वह पाया जाता है हमारा एस्चरिचिया कोलाई पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आज मैं आपको टोटल 50 क्वेश्चन वो कराने वाला हूं जो कि आपके आर्मी एनएस एग्जाम में आए हुए थे। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन लिख लेना, आप एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन देखने को वहां पे मिल जाएंगे। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक कौन सा होता है। और यह क्वेश्चन आपका यार गुवाहाटी के 2016 के एनएस एग्जाम में पूछा गया था। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा राइजोफस स्टोल्निफर है, दूसरा क्या है जाइगोसैक्रोमाइसिस है और तीसरा क्या है सैक्रोमाइसिस सेरवेसी है और चौथा क्या है सैक्रोमाइकोडिस है। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक कौन सा होता है? कौन सा कवक काम में आता है? वह आता है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन लिखते रहना, आप एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि फूलों और बीजों के विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। यह क्वेश्चन आपको एआरओ अहमदनगर के 2018 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा हमारा क्रोमोप्लास्ट और तीसरा है क्लोरोप्लास्ट और चौथा क्या है टोनोप्लास्ट। इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। तो कौन प्रदान करता है? वह होता है क्रोमोप्लास्ट, इसको आकर्षक रंग प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। यह क्वेश्चन आपका एआरओ जयपुर के 2016 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और चार ऑप्शन क्या है, पहला है श्वसन, दूसरा उत्सर्जन, तीसरा है प्रोटीन संश्लेषण और चौथा है कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होता है। यानी श्वसन भी होता है, उत्सर्जन भी होता है और कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण भी होता है, लेकिन जो प्रोटीन संश्लेषण वाला ऑप्शन है यह कार्य संपादित नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो भाई आर्मी एनए के नोट्स लेना चाहते हैं और उनका एग्जाम बहुत पास आ गया और इतना टाइम बिल्कुल नहीं बचा है कि वो नोट्स बना सके, तो दोस्तों यह नोट्स उनके लिए बहुत ही जरूरी है। हम आपको इस नोट्स में बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के और जीके जीएस के इन सभी के एनए के एग्जाम में आए हुए सभी के 1,000 क्वेश्चन से ज्यादा आपको प्रोवाइड कराएंगे। और सभी सब्जेक्ट के नोट्स यानी जैसे बायोलॉजी हो गया, हमारा केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, इन सभी के नोट्स आपको हैंड राइटिंग में प्रोवाइड करा दूंगा। वहीं दोस्तों अगर आप ये नोट्स तैयार कर लेते हैं तो आप 40 से ज्यादा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो देर किस बात की, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी संपर्क करें। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है। और यह क्वेश्चन हमको एआरओ भोपाल के 2015 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है गाजर, दूसरा है शकरकंद, तीसरा है नारियल और चौथा है आलू। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि कौन सा रूपांतरित तना है, रूपांतरित तना कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा आलू रूपांतरित तना होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं। और यह क्वेश्चन होगा एआरओ जबलपुर के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और चार ऑप्शन क्या है, पहला है हमारा आयोडीन की कमी से, दूसरा है लोहे की कमी से और तीसरा है कैल्शियम की कमी से और चौथा है कोबाल्ट की कमी से। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यह वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? वह होती है कैल्शियम की कमी के कारण कमजोर हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8 आता है। और इसमें हमसे पूछ रहा है कि लार किसके पाचन में सहायक होती है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ गया के 2018 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और चार ऑप्शन क्या है, पहला है प्रोटीन, दूसरा है स्टार्च, तीसरा है फाइबर और चौथा है वसा।
तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी लार किसके पाचन में सहायक होती है, किसके पाचन में सहायक होती है? वह स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि एक वृक्ष के पुराने तने का अनुप्रस्थ काट में 50 वार्षिक वलय मिलते हैं, वृक्ष की आयु क्या होगी? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ जयपुर के 2017 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है 25 वर्ष, दूसरा है 49 वर्ष, तीसरा है 50 वर्ष और चौथा है 100 वर्ष। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी एक वृक्ष के पुराने तने के अनुप्रस्थ काट में 50 वार्षिक वलय मिलते हैं। वृक्ष की आयु कितनी हो जाएगी? उसमें जितने वलय होते हैं उतनी उसकी क्या होती है? आयु होती है। इसमें 50 वलय है तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी? 50 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? और यह क्वेश्चन एआरओ भोपाल के 2015 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था और 4 ऑप्शन क्या है? पहला है सरसों, दूसरा है धान, तीसरा है बाजरा, चौथा है मूंगफली। इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यही टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है या किससे संबंधित हो जाएगा? यह मूंगफली से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करना, आप एग्जाम में यही से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ नागपुर के 2016 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था और 4 ऑप्शन क्या है? पहला है मेंडल, दूसरा है पाश्चर, तीसरा है फंक और चौथा है लेनेक। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? किसने किया था? यह किया था उन्होंने, फंक ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये वाला। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 12 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? यह क्वेश्चन एआरओ अहमदनगर के 2018 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था और 4 ऑप्शन क्या है? पहला है नागपुर, दूसरा है हैदराबाद, तीसरा है लखनऊ और चौथा है मैसूर। इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? कहाँ स्थित है? यह लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन आपका एआरओ उधमपुर के 2016 एनए के एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा इलेक्ट्रोथेरेपी, दूसरा है साइकोथेरेपी, तीसरा है कीमोथेरेपी और चौथा क्या है? फिजियोथेरेपी। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? वह कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचारित होता है? यह क्वेश्चन आपका एआरओ गया के 2017 एनए के एग्जाम में पूछा गया था और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा क्यूलेकस फटिगन, दूसरा हमारा एनाफिलीज कैल्सीफेसिस और तीसरा क्या है? एडिज एजिप्टी और चौथा क्या है? मनसोनिया यूनिफॉर्मिस। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यही डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचारित होता है? किससे संचारित होता है? यह संचारित होता है हमारा एडिज एजिप्टी के द्वारा संचारित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि एक वर्णधार पुरुष एक समान महिला से विवाह करता है, वर्णता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके? और यह क्वेश्चन एआरओ बनारस के 2016 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था और 4 ऑप्शन क्या है? पहला है पुत्रों में, दूसरा है पुत्रियों में, तीसरा है पुत्रों के पुत्रों में और चौथा क्या है? पुत्रियों के पुत्रों में। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि एक वर्णधान पुरुष एक समान महिला से विवाह करता है, वर्णांतता के लक्षण उत्पन्न होंगे। किसमें उत्पन्न होंगे? यह क्या हो गया? पुत्रियों के पुत्रों में इसके लक्षण उत्पन्न होंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद आपको 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री कराने वाला हूँ। ये भी क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन आपके सभी आर्मी एनए के एग्जाम में पूछे गए थे और इसमें हम केमिस्ट्री जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें हमसे पूछा गया कि और इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से किसका ईंधन मान सबसे अधिक होता है? यह क्वेश्चन एआरओ लखनऊ के 2013 के एनए के एग्जाम में पूछा गया। यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, यह कई बार कई एआरओ में क्वेश्चन आ चुका है आपका। और इसके जो 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन हमारा हाइड्रोजन है, दूसरा चारकोल है, तीसरा प्राकृतिक गैस है और चौथा क्या है? गैसोलीन है। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्न में से किसका ईंधन मान सबसे अधिक होता है? किसका होता है? वह हाइड्रोजन को होता है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई एआरओ में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, इसमें हमसे पूछ रहा है कि उत्प्रेरक विष होता है। यह क्वेश्चन एआरओ गुवाहाटी के 2018 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है क्रिया निरोधक, दूसरा है स्व उत्प्रेरक, तीसरा है समांग उत्प्रेरक और चौथा है विषमांग उत्प्रेरक।
जिसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी उत्प्रेरक विष क्या होता है? उत्प्रेरक विष होता है या होता है क्रिया निरोधक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि भस्मों का स्वाद कैसा होता है? यह क्वेश्चन हमको एआरओ मेरठ के 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है खारा, दूसरा है खट्टा, तीसरा है मीठा और चौथा है स्वादहीन। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी भस्मों का स्वाद कैसा होता है? भस्मों का स्वाद कैसा होता है? वह खारा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो भाई डेली क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं, यह पीडीएफ आपको जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे देखेंगे, वहाँ पे एक टेलीग्राम का ग्रुप लिंक पड़ा हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप में आप ऐड होना, जहाँ पे जो डेली की क्लास होती है उसका पीडीएफ उसी में प्रोवाइड करा देता हूँ, वहीं से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 19 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ दिल्ली के 2016 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा हाइग्रोमीटर, दूसरा एसिडोमीटर और तीसरा है पीएच मीटर और चौथा क्या है? एमिड। जिसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? कौन सा प्रयोग किया जाता है? वह होता है पीएच मीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ आक्सीकारक एवं अवकारक दोनों है? यह क्वेश्चन एआरओ गया के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा H2O2 और दूसरा हमारा है KCiO3 और तीसरा हमारा KMnO4 और चौथा क्या? HNO3। इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि निम्न में से कौन सा पदार्थ आक्सीकारक एवं अवकारक दोनों होते हैं? तो कौन सा होता है? वह होता है HNO3 होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? यह क्वेश्चन आपको एआरओ भोपाल के 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है ऑक्सीकरण, दूसरा है अवकरण, तीसरा है उत्प्रेरण और चौथा क्या? अभिप्रेरण। इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? अवकरण बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि जल के अधिक क्वथनांक का कारण क्या होता है? यह क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर के 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा इसकी विशिष्ट ऊष्मा, दूसरा इसका अधिक डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक और तीसरा क्या है? जल के अणुओं का कम विभोजन और चौथा क्या है? जल के अणुओं में हाइड्रोजन आबंधन। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जल के अधिक क्वथनांक का कारण क्या होता है? जल के अधिक क्वथनांक का कारण होता है जल के अणुओं में हाइड्रोजन का आबंधन। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? यह क्वेश्चन एआरओ दानापुर के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है? पहला है ड्यूटेरियम, दूसरा है प्रोटियम, तीसरा है रेडियम और चौथा क्या है? ट्राइटियम। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है ट्राइटियम बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। वही दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 24 है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि पोलोनियम में समस्थानिकों की संख्या क्या होती है? और यह क्वेश्चन आपको एआरओ नागपुर के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है 15, दूसरा है 17, तीसरा है 23 और चौथा क्या है? 27। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी पोलोनियम में समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? वह होती है 27 होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 25 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि अल्फा किरण में उपस्थित आवेश क्या होता है? यह क्वेश्चन आपका एआरओ रायपुर के 2016 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है 2 इकाई धन आवेश, दूसरा हमारा इकाई ऋण आवेश, तीसरा इकाई धन आवेश और चौथा क्या? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल हो जाएगा। यानी अल्फा किरण में उपस्थित आवेश क्या होता है? तो क्या होता है? उसमें 2 इकाई धन आवेश उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन नोट करते जाना, आप एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 26 आता है। इसमें हमसे पूछा गया था कि रेडियो धर्मिता मापी जाती है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ झुंझुनू के 2012 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा है गिगर मूलर काउंटर, दूसरा हमारा पोलोरीमीटर और तीसरा क्या है? कैलोरीमीटर और चौथा क्या है? बैरोमीटर। इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
यानी रेडियो धर्मिता नापी जाती है, किससे नापी जाती है? यह गीगर मूलर काउंटर के द्वारा नापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि जेम्स चैडविक ने निम्न में से किसकी खोज की थी? और यह क्वेश्चन आपका एरो अमेठी के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। चार ऑप्शन क्या है? पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन और चौथा क्या है? मेसॉन। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28 आता है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? यह क्वेश्चन आपका एआरओ कोल्हापुर के 2016 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके चार ऑप्शन क्या है? पहला सीमेंट, दूसरा है रेत, तीसरा है मिट्टी का तेल और चौथा है कांच। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होता? किसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता? मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि कोयला है, और यह क्वेश्चन एआरओ दानापुर के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है? पहला है तत्व, दूसरा यौगिक, तीसरा है मिश्रण और चौथा है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कोयला है। कोयला क्या होता है? कोयला एक तत्व होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 30 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि हाइड्रोजन को वायु में जलाने से प्राप्त होता है। और यह क्वेश्चन आपको एआरओ लखनऊ के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। जिसके चार ऑप्शन क्या है? पहला है जल, दूसरा है हाइड्रोजन क्लोराइड और तीसरा है अल्कोहल और चौथा है ईथर। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी हाइड्रोजन को वायु में जलाने से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? वह जल प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों मैथमेटिक्स 5 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ये भी क्वेश्चन नोट कर लेना। ये भी क्वेश्चन आपके आर्मी एनएक एग्जाम में पूछे गए थे। और इसमें हमारा जो मैथमेटिक्स का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि 15% और 40% क्षमता वाले दो चीनी घोलों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 30% क्षमता वाला एक घोल प्राप्त हो सके? और यह क्वेश्चन आपको एआरओ नागपुर के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल, तो जो वैल्यू दी गई उसे हम लिख लेंगे। यानी दो घोल हैं, एक में मात्रा 15% है, एक में मात्रा है 40% है। और हमें बनाना कितना है? 30% बनाना है। 30% को यहाँ बीच पे लिख लेंगे और इसे क्या करेंगे? सीधा सभी करके घटा के लिख देंगे। 15 में 30 घटेगा कितना आ जाएगा? यहाँ पे 15 आ जाएगा। और 40 से 30 घटेगा यहाँ पे 10 आएगा। सिंपल से इसे काट लेंगे। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा। 5 काटेंगे 5 त्रिक 15 हो जाएगा। तो इनका अनुपात कितना निकल के आ गया? इनका अनुपात निकल के आ गया 2:3। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 32 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि सबसे लंबी रॉड की लंबाई क्या होगी जिसे एक कमरे में जो 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा है में रखा जा सके? और यह क्वेश्चन एआरओ लखनऊ के 2011 के एनएक एग्जाम में पूछा गया। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें जो वैल्यू दी गई वो वैल्यू सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे। इसमें लेकिन इसका जो रूल होता है, रूल क्या होता है? जब भी आपको सबसे लंबी छड़ की लंबाई पूछे उसका एक सिंपल सा रूल होता है। वह होता है हमारा यानी लंबाई का वर्ग, चौड़ाई का वर्ग और प्लस ऊंचाई का वर्ग। सारा वर्ग करके उसका सीधा रूट निकाल लेंगे, वहां से आंसर इसका निकल के आ जाएगा। यानी अंडर रूट कितना हो जाएगा? लंबाई कितनी हमारी? लंबाई 12 मीटर, इसका वर्ग कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। और चौड़ाई का वर्ग कितना? 9 है, इसका वर्ग 181 हो जाएगा। और ऊंचाई कितना? 8 मीटर, इसका वर्ग कितना? 64 हो जाएगा। इससे हम सभी को जो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? यहाँ सभी को जोड़ेंगे आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 289 आ जाएगा हमारा। और इसका हम वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। यानी लंबाई छड़ की लंबाई कितनी आ जाएगी? तो छड़ की लंबाई हमारी निकल के आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 33 आता है। और इसमें हमसे पूछ रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तथा वृत्त के एक त्रिज्य खंड का कोण का माप 60 अंश है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? यह क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें पूछ क्या रहा है? यानी एक वृत्त है और वृत्त में एक त्रिज्यखंड है। यानी ये एक मान लो त्रिज्यखंड है और जिसमें दिया क्या जा रहा है? ये एंगल हमारा दिया रहा है 60 अंश दिया रहा है। इससे हमसे पूछ रहा है कि जो ये त्रिज्यखंड है इसका क्षेत्रफल कितना होगा? इसे कैसे निकालेंगे? यानी कि जो टोटल ये जो हमारा वृत्त होता है ये कितने डिग्री का होता है? ये डिग्री का होता है हमारा, होता है 360 डिग्री का होता है। और हमें निकालना कितना है? निकालना केवल है 60 डिग्री का। यानी 60 ऊपर लिख दें, काटेंगे कितना आ जाएगा? यानी कि 1/6 हो जाएगा यहाँ पे। यानी कैसे निकालें? पूरे पहले निकालेंगे, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसके बाद क्या करें? 1/6 कर देंगे, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? वह हो जाएगा हमारा 1/6 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब जो वैल्यू दी गई सिंपल से वही वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे। यानी 1/6, पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22/7
और r की वैल्यू कितनी दी जा रही है, 21 दी जा रही है, यानी 21 गुणे 21। अब यही सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से आंसर हमारा आ जाएगा। 7 से काटेंगे कितना आ गया, 7 × 21 हो गया। 3 से काटेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 11 आ जाएगा, यानी कितना हो गया 11 गुणे 21 करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 11 के 11 के 1 हासिल आए 1, 11 दूना 22, 22 1 23, यानी कितना आंसर निकल के आ जाएगा हमारा 231 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 34 आता है, और इसमें हमसे पूछ रहा है कि एक दुकानदार नकली तेल का प्रयोग करके खरीदते व बेचते समय 10% का लाभ कमाता है, तो धोखा देकर वह कितने प्रतिशत का लाभ कमा लिया है। यह क्वेश्चन आपका यारो जयपुर के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है तो एक सिंपल सा रूल लगा देना, यानी x + y और प्लस xy/100। यहाँ से जो वैल्यू आपको आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी दो वैल्यू कितना दे रहा है, यानी कि 10% की, यानी खरीदते समय भी बेचते समय भी, यानी 10% और प्लस 10 और प्लस xy, यानी 10 गुणे 10 और बटे कर देंगे 100। 0 से 0 हमारा कट जाएगा। इधर कितना हो गया, ये हो गया हमारा 20 हो गया, और इधर कितना हो गया 1 हो गया। यानी टोटल में कितना परसेंट लाभ हो रहा है, वो हो रहा है 21% का लाभ हो रहा है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 35 आता है, और इसमें हमसे पूछ रहा है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के 80% के बराबर है तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा। यह क्वेश्चन आपका यारो गया के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसमें दिया क्या जा रहा है 80%। 80% कितना होता है, यानी 80 और परसेंट हटाएंगे कितना कर देंगे 100। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटे 2 चौको 8, यहाँ कितना आ गया 5 आ गया, यानी कितनी वैल्यू आ गई 4/5 हो गई। यानी बोल क्या रहा है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, यानी क्रय मूल्य कितना है हमारा, क्रय मूल्य मान लो 4 आ गया, विक्रय मूल्य हमारा सेलिंग प्राइस एसपी लिख लिया हमने, तो और एसपी यानी क्रय मूल्य हमारा 4 हो गया और विक्रय मूल्य कितना 5 हो गया, तो कितने परसेंट का लाभ पूछ रहे, लाभ कितना हो जाएगा, यानी 4 की हमारी वस्तु और 5 की बेचती, कितना लाभ हुआ हमें, लाभ हुआ 1 का लाभ हुआ, कितने में लाभ हुआ, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य हमारा 4 है, और परसेंट निकालें क्या करें 100 से गुणा कर देंगे, 4 से काटेंगे यहाँ कितना आ जाएगा 25 आएगा, कितने परसेंट लाभ हुआ हमारा, वो लाभ हुआ 25% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद आपको फिजिक्स के 5 क्वेश्चन नोट कराने वाला हूँ, ये भी क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन आपके आरबी एनएक एग्जाम में पूछे गए हैं। और इसमें जो हमारा फिजिक्स का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि समस्थानिक परमाणुओं में, और यह क्वेश्चन आपका एआरओ दानापुर के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, दूसरा न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, तीसरा हमारा न्यूक्लियनों की संख्या समान होती है, और चौथा क्या सभी सत्य है। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी समस्थानिक परमाणुओं में क्या होता है, उसमें क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ जयपुर के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है नाभिकीय विखंडन द्वारा, दूसरा है नाभिकीय संलयन द्वारा, तीसरा है ऑक्सीजन अभिक्रियाओं द्वारा, और चौथा है अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा। इसका सही आंसर कितना होगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, कैसे निर्माण होता है, वह होता है नाभिकीय संलयन द्वारा इसका निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38 आता है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ उधमपुर के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला 0 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 32 डिग्री सेल्सियस, और तीसरा है 100 डिग्री सेल्सियस, और चौथा क्या है -273 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर कितना होगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप कितना होता है, वह होता है -273 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 39 आता है, इसमें हमसे पूछा गया था 20 हर्ट्ज लेके 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या होती है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था, जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है अल्ट्रासाउंड, दूसरा है इंफ्रासोनिक, तीसरा है हाइपरसोनिक, और चौथा क्या श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित से क्या कहलाती है, वह क्या कहलाती है, वह श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ नागपुर के 2016 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा गैलीलियो, दूसरा है न्यूटन, तीसरा है रोमर, और चौथा है माइकलसन। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था, किसने ज्ञात किया था, वह रोमर ने इसका ज्ञात किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
इसके बाद आपको जीके के 10 क्वेश्चन कराने वाला, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी सारे क्वेश्चन आपके आर्मी एनए के एग्जाम में पूछे गए, ये भी क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। इसमें हमारा जो जीके का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ अहमदनगर के 2018 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था और 4 ऑप्शन इसके क्या है। पहला है भारत और पाकिस्तान को, दूसरा है भारत और चीन को, तीसरा है बांग्लादेश और पाकिस्तान को और चौथा है बांग्लादेश और भारत को। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है, किसको जोड़ता है? यह बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलित्जर पुरस्कार के लिए सम्मानिता दी जाती है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ के 2018 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था और इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, दूसरा है साहित्य और पत्रकारिता और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय समझबूझ और चौथा क्या पर्यायवाची अध्ययन। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है, किसके लिए दी जाती है? वह साहित्य और पत्रकारिता के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 43 आता है, इसमें हमसे पूछा गया कि चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था। यह क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर के 2015 एनए के एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला है महाराणा प्रताप, दूसरा है राणा संग्राम सिंह और तीसरा है राणा कुंभा और चौथा है राणा रतन सिंह। इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था, किसने किया था? वह राणा कुंभा के द्वारा कराया गया था। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है। यह क्वेश्चन आपको एआरओ जयपुर के 2017 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था और 4 ऑप्शन क्या है। पहला है जम्मू और कश्मीर, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है कर्नाटक और चौथा है हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है? यह जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि वायुमंडल वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ गया के 2016 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था और इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला है 25%, दूसरा है 35%, तीसरा 21% और चौथा है 10%। इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी वायुमंडल वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है, कितने परसेंट होता है? वह होता है 21% पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि श्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल के 2015 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था और 4 ऑप्शन क्या है। पहला 1 मई, दूसरा है 4 मई, तीसरा 8 मई और चौथा क्या है 9 मई। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी श्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो श्रम दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा कि ताकि आगे चल के आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहें। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 47 आता है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा है। अब यह क्वेश्चन आपका एआरओ बरेली के 2015 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था और 4 ऑप्शन क्या थे इसके। पहला है हमारा अरल सागर, दूसरा है कैस्पियन सागर और तीसरा है सुपीरियर झील और चौथा क्या है विक्टोरिया झील। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा हमारा कैस्पियन सागर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 48 आता है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ दानापुर के 2018 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था और 4 ऑप्शन क्या है इसके। पहला है आर्कटिक महासागर, दूसरा है हिंद महासागर, तीसरा है अटलांटिक महासागर और चौथा है प्रशांत महासागर। इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा प्रशांत महासागर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन में 49 आता है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है। यह क्वेश्चन आपका यारो जबलपुर के 2019 के एग्जाम में पूछा गया था और 4 ऑप्शन क्या थे इसके। पहला है अंतः केंद्र, दूसरा है मूल केंद्र और तीसरा उत्केंद्र और चौथा है मध्य केंद्र। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है उत्केंद्र बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 50 आता है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ के 2017 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था
और चार ऑप्शन क्या थे? पहला है पृथ्वी का चंद्रमा पर, और दूसरा है पृथ्वी का सूर्य पर, और तीसरा है पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का, और चौथा है चंद्रमा का पृथ्वी पर। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? किसके कारण आता है? यह आता है पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के कारण ज्वार भाटा आता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो भाई नोट्स लेना चाहते हो, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके नोट्स ले सकते हैं। इस नोट्स पे क्या करें, अभी तक आर्मी एनए के जितने भी एग्जाम हो वो सारे आपके क्वेश्चन वहाँ प्रोवाइड करा दूंगा, और जो भी क्वेश्चन आपको एनए एग्जाम में आ सकते हैं वो भी क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसका फायदा आपको यह मिलेगा, आप जब भी आर्मी एनए का एग्जाम देने जाएंगे वहाँ पे आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी संपर्क कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पहली बार देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करना, ताकि आगे चल के आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।